इंसानी आज़ा का निहायत अहम आज़ू जिगर, जो पूरे जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ खात्मा करता है खून के पुराने सुर्ख और सफेद खलियात और इसमें शामिल होने वाले हर किस्म के जहरीले मवाद का। जिगर ऐसा नाजुक आज़ू है जो न ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करता है और न ज्यादा गर्मी, इसलिए मुर्गन ग़िज़ा और गोश्त के ज्यादा इस्तेमाल के साथ सिगरेट, शराब नोशी और वर्जिश न करने की वजह से बढ़ जाती है जिगर की हरारत। इन वजूहात की बिना पर हो जाती है मुख्तलिफ जिगर की बीमारियां लाहक, जिनमें जिगर की सोजन कहलाती है हेपेटाइटिस, जो मुतासरा शख्स को मुब्तला करती है हेपेटाइटिस ए, बी और सी में, जबकि जिगर की सख्ती या जिगर का सुकर जाना लाहक करता है सिरोसिस ऑफ लिवर की बीमारी में। इन बीमारियों की इब्तदाई अलामात में मैदे के मसाइल, पेट में दर्द, आंतों में खून, कब्ज, भूख की कमी, निज़ाम अखराज की रंगत में तब्दीली, जिल्द में खारिश का इजाफा, यरकान, थकावट, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और जिस्मानी वरम है शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजू से आप आगाह हो चुके हैं। हम आज चूंकि ये पूरा हफ्ता हम आपके हेल्थ इशूज पे बात करेंगे, तो आज हमने जिगर का चुनाव किया क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बहुत हमें बात करनी होगी। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हर चीज इतनी ज्यादा बर्बाद है कि जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं कि हम आए दिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो अलग बात है कि लोग जाते नहीं हैं, लोग जाते हैं अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास हैं, वो ये देखते नहीं है कि क्या मसला है। अगर मैदे का मसला है तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। आप जाते हैं, एक नॉर्मल पेन किलर लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। ना ही सही मॉलिश के पास जाते हैं, ना ही लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो हम वो तमाम लोग हैं, चाहे मैं हूं या आप, जिन्होंने बहुत ज्यादा खराबियां पैदा करती हैं सिस्टम में एंड ओवरऑल सिस्टम ऑफ द कंट्री ऑल्सो, क्योंकि हम बाहर खाने के शौकीन हैं। हमें ये नहीं पता कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है हमारे लिए। घर में पकाने के लिए हम सुस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर घर में हम देखते हैं कि मैदे के मसाइल पाए जाते हैं तवातर के साथ। और इसके अलावा ये बात भी हमें नहीं पता कि यरकान की कितनी इकसाम है, कौन हमें अटैक कर चुकी है, कौन नहीं कर चुकी, क्योंकि कई ऐसे यरकान के स्टेजेस होते हैं कि जिनमें सिम्टम्स वाजे नहीं होते और हम समझते हैं कि जिंदगी नॉर्मल रूटीन पे चल रही है। जिगर में और जिगर के एक और बड़ा कॉमन चीज है कि फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या होता है? जिगर पे चिकनाई है। हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट मौजूद है उसका, लेकिन उसके लिए किया क्या जा रहा है, वी डोंट नो दैट। आज हमारे पास जो पैनल मौजूद है उसको हमने बड़ा मुतवाज़न रखने की कोशिश की है। हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो है ही, बड़े माहिर हैं और ही इज द बेस्ट एट द मोमेंट। उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि हिकमत का भी पहलू लिया जाए कि जिगर को हम किस तरह से बिल्कुल सही हालत में रख सकते हैं टिल वी डाई। एंड वी हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट आल्सो कि जो हमें बताएंगे कि ग़िज़ाई पहलू क्या है इस पूरे मामले का, किस तरह से मैदा हमारा ठीक रह सकता है और किस तरह से जिगर हमारा हेल्दी रह सकता है। लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट विद डॉक्टर कामरान शफीक। डॉक्टर कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर कामरान न सिर्फ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं बल्कि हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब को हम काफी दिनों से लाइन अप कर रहे थे आप लोगों के लिए ताकि आप मुस्तफीद हों, आपकी कॉल शामिल कर सकते हैं हम आज के प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे बहुत ही मोतबर हकीम मोहम्मद जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने वक्त निकाला। हकीम साहब बड़े जबरदस्त टिप्स देते हैं और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, यू नो। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर माहिर ग़िज़ाइया ज़ोहा अकरम। बहुत शुक्रिया ज़ोहा, आपने भी वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया आज के इम्पोर्टेंट दिन पे। अच्छा, चूंकि आज हम जिगर के बुनियादी मसाइल पे बात करने वाले हैं और उनके हल की भी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिगर के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि आम पाए जाते हैं हम में, आप में, जिनका हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो आम हैं हम सब में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है हेपेटाइटिस, जो कि काले यरकान की वजह से बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले सर्वे हुआ था, हमारे पास 1.5 करोड़ लोग हैं जिनको ये है। तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें जो काला यरकान है वो 8% से लेकर 40% तक प्रेवलेंस है। सो इट मीन्स अगर आप पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से आप देख लें, इट कुड बी एनीवेयर अप टू 2 करोड़ एटलीस्ट। तो हमारे पास ये, और ये काले यरकान के अलावा जिसको लोग पाकिस्तान में कहते हैं पीला यरकान, तो अगर हम याद रखें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E 5 वायरसेस हैं। कुछ एक और भी हैं अनकॉमन वायरसेस, EBV, CMV कहते हैं। तो इनमें से 2 वायरसेस जिसको A और E, वो गंदे पानी से, गंदे खाने से, हम बाहर से खाते हैं, पुअर हैंड हाइजीन। लोग कहते हैं कि बाहर का खाना इतना इफेक्ट नहीं करता जितना बाहर का सैलड्स और रायता करता है, क्योंकि वो कुक्ड नहीं होता। एब्सोल्युटली, यू आर
परफेक्टली करेक्ट। ये हमें बहुत मोहतात होना चाहिए जब हम बाहर जाएं, सैलेड, फ्रूट चाट और कोई भी चीज जो अनकुक्ड है। देखें, जिस बंदे ने भी फूड हैंडलिंग की आपके साथ और उसने वॉशरूम में गया, उसने अपने हैंड्स अच्छी तरह वॉश नहीं किए, ही विल ट्रांसमिट दीज, वो ट्रांसमिट कर देंगे, आपको ये हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो इसके लिए पहली बात ये है कि आप वाटर को बॉयल करें, वाटर शुड बॉयल, इट विल किल दोज वायरसेस। उसके अलावा आप सैनिटेशन इंप्रूव करें जी, और हैंड हाइजीन, पुअर हाइजीन जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा। पर्टिकुलरली अपने घर में शेफ, हमारे घर में बहुत मुलाजिम होते हैं, जो बंदा फूड हैंडलर है उन्हें कहें कि अपने हैंड्स वॉश करें, उनको अल्कोहल जेल दी जा सकती है, और अगर उनके हैंड्स वॉश हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है। सफाई निस्फ ईमान है, ये बतौर मुसलमान हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन हाइजीन आपको किस तरह से सिखाई जाए, आपके अंदर इनकलकेट कैसे किया जाए, ये बड़ा एक मौजू है, क्योंकि इस हवाले से बहुत मसाइल हैं। आप तमाम लोगों के लिए आज बन क्या रहा है किचन में? लेट्स हैव अ क्विक लुक। आई एम सो सॉरी हमजा, टोटली फॉरगॉट कि किचन में है। हाय, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली वेल, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हमजा। आज हमारा बड़ा इन्फॉर्मेटिव और बड़ा मजे का शो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग लिवर को अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं और तब पता चलता है जब सब कुछ हो जाता है। जी, तो वो आज हम बहुत कुछ ऐसा पूछ सकेंगे जिसमें हमें पहले से सिम्टम्स देख सकें। वेल, टुडे वी आर मेकिंग स्लॉपी जोज। ओके, इट्स एन अमेरिकन, जिस तरह हमारा शामी बर्गर होता है, they have Actually, sloppy let me have a joes. look, हाँ. Yes. So अच्छा. it is made with a minced base with some vegetables in it and a few very good sauces like barbecue and tomato sauce and mustard and hot sauce, jalapenos. So, अच्छा. and yes, then we're going to melt cheese on the top and we're going to serve it with soft buns, dinner rolls. You put your mince mixture into the rolls and you have it then. So अच्छा, yes, lovely. it's poor man's dish actually. आय हाय, But we are doing it exclusive क्योंकि ये तो उनकी poor man है ना, हम तो यहाँ बना रहे हैं। हमारे पुअर मैन का तो बिल्कुल। ना पूछे कोई। जी, जी, जी। ठीक है। और गुल खान साहब, सलाम, क्या बन रहा है? आज हम बनाएंगे चिकन पुदीना। वो कैसे बन रहा है? वो बड़ी बनेगा परेशान हूँ ऐसे सुबह कि से। हमने लहसुन और नमक में इसको सोते करना है, अच्छा। ऑयल नहीं डालना चिकन को। हैं? पहले इसमें इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसमें दही और टमाटर ऐड करना है, फिर बहुत उसमें अच्छी, वेरी नाइस। पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन किया हुआ, ये ब्राउन प्याज जाएगा और ये मीट जाएगा इसमें, पुदीना ज्यादा जाएगा। तो इसमें अच्छा, बनेगा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आप बनेगा। बड़े चालाक हैं वैसे। हमसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता गुल खान साहब कैसे बना लेते हैं हैं। और बहुत अच्छा, अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, वेरी नाइस। आपके हाथ में टेस्ट है गुल खान साहब। Thank you. सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी हकीम साहब, हर घर में हम सुनते हैं कि जिगर में गर्मी है, मतलब अक्सर बूढ़ी खवातीन और मर्द जब घरों में होते हैं तो वो कहते हैं जिगर में गर्मी हो गई है, इस बात का क्या मतलब है? और जिगर पे चिकनाई आ जाए तो उसका क्या हल है? इस हवाले से आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने से ना पहले एक छोटी सी बात मैं डॉक्टर साहब की बात के साथ ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम अपने बॉयल वाटर में और उसके बाद हमारी मोस्टली पाकिस्तान के अंदर घरों के अंदर वाटर टैंक्स यूज होते हैं फॉर द बाथ एंड हैंड वॉशिंग। जी हाँ, तो अगर हम उन टैंक्स के अंदर और अपने बॉइलिंग वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसमें हम सोडियम बाइहाइड्रोकार्बोनेट या मीठा सोडा जिसे आप बोलते हैं, अच्छा, जो पीने वाला पानी है उसमें आप 20 लीटर में 10 ग्राम डाल दें। जो वॉशिंग एंड बाथिंग पानी है, वाटर है, उसके अंदर आप तकरीबन जो है वो एक टैंक जो 300 गैलन्स का है उसके अंदर 250 ग्राम डाल दें। एक पाव। यस, तो आपका जो पानी है वो एंटी वायरल हो जाता है, उसकी वायरल एक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है और वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत सारे जो है ना उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। दूसरी जो बड़ी अब जबरदस्त बात है, ये मैं तो आज करने वाली हूँ। दूसरी बात जो आपने भी मुझसे पूछी है वो ये कि ये जिगर में गर्मी हो गई है। हाँ, ये बात क्या मतलब है? बेसिकली हम जब बहुत ज्यादा गर्म अग़ज़िया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रायलर चिकन बहुत ज्यादा ले लेते हैं, फिश ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं और उसके साथ लिक्विडेशन को नॉर्मलाइज नहीं करते, यानी ठीक है आप ड्राई फ्रूट्स लें, नट्स लें, मीट लें, लेकिन उसके साथ ये ट्राई करें कि आप फ्रेश फ्रूट्स लेते रहें, खा गर्मी है खा सर्दी है। मोस्टली लोग सर्दियों में वाटर भी कम लेते हैं, इनटेक्स कम हो जाता है, और जूसेस का तो वैसे ही जो है वो हमारे यहाँ एक तो ये जो बाजार के डिब्बा पैक जूसेस हैं जो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर और एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनसे आपको कुछ नहीं मिलता। आप अपने घर में जो जूस तैयार करते हैं, फ्रेश जूस, हाँ वो आप बंद गोभी से तैयार करें, कैरेट से तैयार करें, आप स्ट्रॉबेरी से तैयार करें, ये नॉर्मल रखते हैं तो जिगर जो है वो दुरुस्त काम करता रहता है, लीवर के अंदर को हीट पैदा नहीं लिक्विडेशन हमें करनी करनी है। जब हम ये नहीं करते
تو لیور کے اندر اس کا ایک جو ہے ایلیمنٹ ہے ایل ایف ٹیز کے اندر وہ موسٹلی ٹاپ پہ شو کیا جا رہا ہوتا ہے بلو ریبن یا بائل, یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے لیور کے اندر. اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے, زبان کا ٹیسٹ کڑوا, ہاتھ پاؤں کا جلنا, یہ سارے سمپٹم سامنے آ جاتے ہیں. اور جب یہ زیادہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو جوائنٹس کی سٹیجز ہوتی ہیں. پھر جب یہ مزید ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایس ٹی او ٹی, ایس ٹی پی ٹی جو ایل ایف ٹی کے اندر انزائمز شو ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی ریزنگ آتی ہے اور آئیز کے اندر یلوئش کلر آنے لگتا ہے. تھوکتے ہیں تو اس کے اندر یلوئش کلر آنے لگتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو لیور کی گرمی سے, حرارت سے شروع ہوتی ہے کہ جگر میں گرمی ہے, اور پھر یہ آگے آنورڈ ایکسٹینڈ ہوتی چلی جاتی ہے. صحیح. اچھا, اور یہ فیٹی لیور جو کہتے ہیں چکنائی کا ایک ڈپازٹ ہو گیا, جی اس میں جب آپ بہت زیادہ ایسی غذائیں لیتے ہیں کہ جن کے اندر فائبر نہیں ہوتا, جیسے چاول بہت زیادہ کھانے والے لوگ جو ہے ان کا لیور فیٹی ہو سکتا ہے. آپ رائس لیں, لیکن دیکھیں رائس کا بیسیکلی جو اصل اصول ہے ہم لوگ وہ بھول چکے ہیں. کیا ہم بریانی لے لیتے ہیں تو بریانی کے ساتھ موسٹلی رائتا بھی کم یوز کر رہے ہوتے ہیں. چاول کا اصول یہ ہے کہ دیکھیں یہ جب اس کو سو کیا جاتا ہے تو واٹر, کوک ہوتا ہے تو واٹر, تو جب یہ باڈی میں جاتا ہے تب بھی اس کو واٹر چاہیے. ایک تو یہ. نمبر 2, آپ جب بھی چاول کھائیں تو کوشش کریں کہ جتنا چاول آپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ اتنی ہی مقدار میں سالن لے لیں. کوئی بھی ڈش لے لیں, سمپلی شوربا کوئی لے لیں, تو یہ آپ کا لیور فیٹی نہیں ہو پائے گا. دوسرے, ہم نیچرل ترشائیوں کا استعمال نہیں کر پاتے. جیسے اچار موسٹلی اب نہیں کھایا جاتا کہ جی گلا خراب ہو جائے گا, مجھے بولنا ہے, مجھے گانا ہے, مجھے سنگنگ کرنی ہے, مجھے لیکچر فیئر ویل کرنا ہے, تو میں اچار نہیں کھاؤں گا کیونکہ گلا خراب ہو جائے گا. لیکن اس میں کلونجی, رائی, میتھرے بڑے بوڑھے جو ڈالتے تھے تو اس کا ایک پرپس تھا. اچار آپ کی باڈی کے اندر بہت سارے کولیسٹرولز کے لیول کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. پھر ہم نیچرل وینیگرز جیسے گریپس وینیگرز ہے, ہم گریپس وینیگر نہیں لیتے موسٹلی کہ جی بو بڑی ناگوار ہے, جبکہ آپ اگر وینیگر کا استعمال ہنی کے ساتھ کمبائن کر کے لیں تو آپ کا لیور فیٹی نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ہم نہیں کرتے تو لیور پہ ایک لیئر بنتی ہے چکنائی کی, فیٹ کی, جو اس کی حرارت کو بھی توڑتی ہے, کیونکہ فیٹس کی لیئر جہاں بھی آئیں گی وہاں حرارت بریک ہوگی. صحیح ہے. جہاں فیٹس کی لیئر نہیں ہوگی وہاں حرارت بڑھے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کاز بنتا ہے. اب اس کے سمپٹمز پہ بات کریں گے اور علاج پہ بھی کریں گے. میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے, فیٹی لیور کی ہم بات کر رہے ہیں زویا, تو فیٹی لیور کے لیے کون سی غذا دے سکتے ہیں؟ اب ہو گیا نا, یہ تو حکیم صاحب بتا رہے پریونشن کی بات, ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ فیٹی لیور کے بارے سے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چاہیے کہ ڈیزیز ہے کیا. کبھی بھی کوئی ڈائٹیشین اگر کوئی ڈیزیز سے ریلیٹڈ پلان دے گا تو وہ ہر پیشنٹ کے لیے اس کی ڈیزیز کی نوعیت کے مطابق دے گا. جس طرح کہ فیٹی لیور ڈیزیز کئی باہر کے ممالک میں الکوہلزم کی وجہ سے بھی ہے, تو فوراً اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم الکوہل کنزمپشن کو سیزیٹ کر دیں گے, آہستہ آہستہ سمٹمز سیٹل ہو جائیں گے. فیٹی لیور ڈیزیز کے لیے اگر آپ نے جس طرح پوچھا کہ ڈائٹ کیا دیں, اس حوالے سے میرے پاس کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں سمپل سی. پپیتے کی جو سیڈز ہیں ان کو گرائنڈ کر لیا جائے اور 1 ٹیبل سپون روزانہ اگر لیے جائیں تو اس سے بھی فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایپل سیڈر ونیگر بہت آرام سے اویلیبل ہے گروسری سٹورز میں, بٹ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے 1 ٹیبل سپون بوائل پانی میں استعمال کر لیں اور اس کو ہر میل سے 30 منٹس پہلے استعمال کریں. اس سے بھی فیٹی لیور ڈیزیز آہستہ آہستہ ایلیویٹ ہو جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے 2 بہت امپورٹنٹ ٹپس دی. وی ول ٹاک فردر اباؤٹ اٹ. اب ہم بات کریں گے سمٹمز پہ, کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس اپنے سمٹمز آسانی سے نہیں دیتا, لیکن سمٹمز آئیے ذرا جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈاکٹر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیل اس, اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے علاج کی طرف. ویلکم بیک. جگر کے امراض پہ ہم بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے فیٹی لیور کے حوالے, جس کے بعد ہم مزید کالا یرکان کی پریونشن پہ بھی بات کریں گے. اینڈ ہی ہیز اے میسج فار آل آف اس. ڈاکٹر کامران, فیٹی لیور کے بارے میں آپ کا کیا کامنٹ تھا؟ میرا کامنٹ یہ ہے کہ فیٹی لیور اٹس اے ویری کمپلیکس ڈیزیز. اس کے جو میجر کازز ہمیں ملتے ہیں, ایک تو موٹاپا, دوسرا شوگر آپ کو ہو, اگر ڈائبٹیز ہو, اور تیسرا الکوہول کا جو ہمارے ڈائٹیشین نے بتایا. تو آپ نے اس میں کوئی ابھی تک ڈرگ ایسی اپروو نہیں ہوئی جو کہ آپ کا فیٹی لیور کو ریورس کر سکے. تو اس میں بڑی سمپل میجرز ہیں کہ آپ لو فیٹ لو کیلوری ڈائٹ اپنی ڈائٹیشین سے ملیں, اپنی ڈائٹ چینج کریں, ریگولر ایکسرسائز کریں, اپنا ویٹ آئیڈیل باڈی ویٹ رکھیں, باڈی میس انڈیکس پرٹیکولرلی جو آپ کا ویسٹ سرکمفرنس ہے. یہ فیٹی لیور
جو ہے اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو وی نو کہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, تو ان لوگوں میں سوزش ہوتی ہے لیور کی, اس کی وجہ سے جیسے کالا یرکان ہے 20 سے 30 سال بعد جی, وہ جگر سیروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر لیور کینسر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. بالکل. تو میرا کمنٹ یہ ہوں گے کہ پلیز کیپ یور باڈی ویٹ ڈاؤن, ریگولر ایکسرسائز, ایٹ فروٹ, فریش فروٹ, ویجیٹیبلز, لاٹ آف رفیج. دیکھیں ہم وی آر واٹ وی ایٹ, ہم وہ ہیں جو کھاتے ہیں. آئدر وی آر فیڈنگ دا ڈیزیز اور وی آر, ہماری تو ڈیزیزز بنتی بھی کچن میں ہی ہے نا ہمارے, اور وی آر فائٹنگ, ہم بڑے پیار محبت سے ڈیزیزز کو پالتے ہیں اپنے کچن میں. سو وی آر فیڈنگ دا ڈیزیز اور فائٹنگ دا ڈیزیز. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کالا یرکان کو لے کے ہم پریونشن کی بات کریں گے اور اس کی ڈائگنوسس کی بات کریں گے. کون سے سمٹمز ہیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوں تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا, اور صحیح ڈاکٹر کے پاس, گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس؟ دیکھیے اس کی 2 پریزنٹیشن ہوگی. ایک تو ہو گیا ایکیوٹ پریزنٹیشن. ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ کافی کامن ہے, ایکیوٹ پریزنٹ کرتا ہے پیشنٹ کو, نوزیا, وامٹنگ, ایبڈومنل پین, فیور, جانڈس اینڈ فٹیگ, لیک آف ایپیٹائٹ, اینڈ اٹس ایزی ٹو پک ایز این ایکیوٹ اسٹیج. ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ ایکیوٹ انفیکشن بہت کم کرتا ہے, بہت ریئرلی کرتا ہے, تو دیٹس وائی از کالڈ سائلنٹ کلر. آپ کو جسٹ فلو لائک سمٹم ہوں گے, آپ نے پیراسٹامول کھا لی, ایک ڈیڈلی وائرس آپ کے اندر چلا گیا. انفارچونیٹلی واسٹ میجورٹی آف لوگوں میں اس پتہ چلتا ہے جب جگر شرنک ہو کے ڈیکمپنسیٹ کرتا ہے, جب جگر فیل ہوتا ہے, اور جب جگر فیل ہوتا ہے تو پیٹ میں پانی بڑھ آ جاتا ہے, خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سٹیج پہ بہت مشکل ہے اس کا علاج بھی, ٹرانسپلانٹ. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ اسکریننگ کروائے اس وائرس کے لیے. تو ایکیوٹ میں نے بتا دیا. کرونک ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ لکیلی اگر 5 ایئرس کے بعد آپ کو ہوتا ہے تو 95% کیسز میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے. سو اونلی 5 to 7% انفارچونیٹ پیپل پاکستان میں کتنے لوگوں کو کالا یرکان ہے اس وقت؟ ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ I will say at least 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کا ہے. ہر چوتھے بندے کو ہیپیٹائٹس سی. یہ پریولنس بتائیے آپ کو کہ 8 سے 40% ایک اسٹڈی میں ہے. ایک 10 سال پہلے سروے ہوا تھا, اس میں 1.5 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی تھا. تو یہ ایک بہت ریمپنٹ پرابلم ہے. پاکستان کو اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے ہیپیٹائٹس سی سے. ڈاکٹر صاحب, کس عمر کے لوگ سب سے زیادہ پرون ہوتے ہیں کالے یرکان کے لیے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایج ایگزمپٹ نہیں ہے. یہ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہے ٹیکا لگوانا, ڈرپ لگوانا. تو یہ ہمارے عطائی ڈاکٹر جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی سرنج سے ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں, خود جا کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں ذرا وارنٹ XYZ کو انجیکشن لگا دو. تو آپ کے پروگرام کے ساتھ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام پاکستانیوں سے کہ خدا را آپ دوائیاں کھائیں, انجیکشن نہ لگوائیں, اور اگر یوز کرنی ہے نیڈل تو اٹ شوڈ بی ڈسپوزیبل سرنج. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے, کیونکہ یہ بلڈ بورن وائرس ہے. آپ اگر خواتین کے لیے نوز پیئرسنگ, ایئر پیئرسنگ, ایون مینیکیور, پیڈیکیور کے لیے نیل کٹرز, اس میں بھی بلڈ, کیونکہ یہ وائرس جو ہے نا 3 ہفتے تک زندہ رہتا ہے نارمل روم ٹیمپریچر پہ. تو مین جب جاتے ہیں تو وہ شیونگ ریزر جو ہے اپنا لے کے جائیں, یا ڈسپوزیبل ہو ان کا, ڈسپوزیبل لیں یا اپنا ان کا ہو. اس کے علاوہ آپ جو ہے ٹیٹوز وغیرہ اس سے, اس کے علاوہ حجامہ ٹریٹمنٹ ہے. آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو اتھینٹیکیٹڈ ڈینٹسٹ ہو. کسی طرح سے آپریشن کروانا ہے تو میک شیور کہ وہ آٹو کلیو, آپ پہ اسٹرلائزیشن کا نظام اچھا ہے. تو ان سب چیزوں سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کالا یرکان جو بی ہے اس کے لیے پلیز ویکسین 3 ڈوزز ہوتی ہیں. ایوری پاکستانی شوڈ بی ویکسینیٹڈ. ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کا انیشیٹو ہے کہ دیر آر 25 سینٹر اکراس دا پنجاب, فری اسکریننگ آفر کی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو پازیٹیو آتا ہے تو اس وقت جو فری ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ایفیکیسی 95 to 99% یو کین بی کیورڈ. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس پنجاب حکومت کے ساتھ اس انیشیٹو میں انوالوڈ ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی مدد کی. کم آن, فری اسکریننگ ہے, فری ٹریٹمنٹ ہے. اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہم چیک نہ کریں اپنے آپ کو. حمیرہ نے ساہیوال سے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم حمیرہ. السلام علیکم. حمیرہ, I'm so sorry آپ کو کافی دیر سے ویٹ کرنا پڑا. السلام علیکم. جی جناب, کیا سوال ہے؟
जी कोई बात नहीं मैडम, बहुत अच्छा माशाल्लाह से आज का टॉपिक है आपका। तो ये जो हकीम साहब आए हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी सर। कि मेरे भाई की उम्र 32-33 साल के करीब है और उसको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है और साथ अल्सर भी है। तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस पर काफी मतलब बड़ा हुआ था। तो मैं हकीम साहब से कुछ पूछना चाहूंगी कि काइंडली कुछ बताएं कि उसको अल्सर की भी साथ शिकायत है और फैटी लीवर की भी है, तो उसके लिए कुछ बताएं कि हम उसको दें और डोजेज में बताएंगे किस तरह देना है, कितने दिन देना है। बहुत शुक्रिया हुमैरा, अल्लाह ताला आपके भाई को शिफा दे। जी हकीम साहब। जी चूंकि इन्होंने अल्सर के बारे में भी बता दिया भाई के और फैटी लीवर भी है, तो मैं जस्ट सिंपल सी एक रेमेडी दे देता हूँ कि 10 ग्राम लिकोराइस, 10 ग्राम टर्मरिक और 10 ग्राम एनिसी, सौंफ, हल्दी और मुलट्ठी 10-10 ग्राम तीनों ले लें और ये इनकी एक दिन की डोजेज हैं, तीनों को कंबाइन कर लें ग्राइंड करके, और ये 1-1 टीस्पून या 10 ग्राम हर खाने के बाद जो है वो अपने भाई को पानी के साथ ये यूज करवाएं। और फैटी लीवर के लिए हमारी तिब के अंदर 3 अर्कियात हैं जिनको हम ज्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं, अर्के सौंफ, कासनी और मको, पीलक जिसे कहा जाता था पुराने वक्त में। तो मको, कासनी और अर्के सौंफ, इसको 1-1 कप तीनों टाइम खाने से 30 मिनट पहले जो है ये पिलाना शुरू करें और इनकी डाइट के अंदर तमाम जो फैटी डाइट्स हैं, चिकनाई वाली डाइट्स हैं, उन्हें बंद कर दें। ठीक है। नमक मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल स्टॉप कर दें क्योंकि अल्सर के पेशेंट भी हैं। साबूदाना, जौ का दलिया, साबुत मूंग की दाल, हल्की सी स्याह मिर्च के साथ बस इस डाइट पे आए तो इंशाल्लाह ताला विद इन 15 डेज ये रिकवर करेंगे। अच्छा हकीम साहब, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ऑफेंस के बगैर मुझे बताइएगा। अक्सर जब लोग हकीमों के पास जाते थे तो वो नफ्स पकड़ते ही जिगर का मर्ज बताते थे, उनका पहला डायग्नोसिस। ये कैसे पता चलता है नफ्स पकड़ के? रियली ऐसा होता था? रियली ऐसा होता था। अब होता है? आपके प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट ना होता तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो बुक्स में आया भी है, हकीम अजमल खान साहब जो दिल्ली में जिन्होंने तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी, और एक इनके दौर के तबीब थे जो ब्लाइंड थे, हकीम फिरोजुद्दीन साहब, इनका एक वाकया बुक्स में मिलता है पल्स के हवाले से जी। और वो ऐसा मतलब इंसिडेंट है कि मैंने जब भी पढ़ा मैं परेशान हुआ हूँ कि एक ब्लाइंड आदमी है, उसके आगे एक दफा पल्स आती है तो वो बकायदा पल्स देखते ही अजमल को कहता है जाओ आपको कुछ नहीं है। अजमल साहब 20 लोगों के बाद जाके अपना नंबर लगवाते हैं, फिर पल्स उनकी हाथ में आती है तो वो कहते हैं साहब आपको तो मैं पहले कह चुका हूँ आपको कुछ नहीं है। और थर्ड टाइम वो 100 पेशेंट के बाद आते हैं, वो नाबीना तबीब फिर उनकी पल्स पे हाथ रखता है और यूं ग्रिप करके कहता है रुक जाओ, बताओ तुम अजमल हो या मैं अजमल हूं, क्योंकि दिल्ली में ये पल्स सिर्फ या मेरी है या आपकी है। ये पल्स की ग्रिप थी उस वक्त के अतीबा में। अच्छा। तो ये एक बेसिकली ये उन लोगों को इसलिए मिलती थी कि वो लोग सिर्फ बुक्स रीडिंग नहीं करते थे, वो तहज्जुद में उठते थे और अल्लाह के आगे झुकते भी थे। अच्छा, तो ये डिवाइन नॉलेज था, दिया जाता था और बिल्कुल ये बता देती थी कि कहाँ प्रॉब्लम है। हकीम साहब एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बड़ी जरूरत है। हमारे पास सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक जिस भी चीज के लिए कोई डॉक्टर आता है ना, पहली बात तो ये कहता है कि जी वर्जिश को शामिल करें अपने रूटीन में। दूसरी बात, लाइफस्टाइल में और कौन कौन सी हमें मॉडिफिकेशन करनी है कि जिसके बाद हमारे अपने जिगर की जिगर को हम सही सलामत रख सकें? बहुत सिंपल, अगर हर शख्स, मैं ये नहीं कहता कि एक्सरसाइज हर बंदा करे और हर बंदा डाइट भी करे और ये भी और वो भी, मैं सिंपली एक बात कहता हूँ कि अगर हर बंदा अपने प्रोफेशन को सामने रखते हुए अपनी डाइट मैनेज करे। जैसे देखें मेरा काम बैठने का है कि मुझे सारा दिन पेशेंट ही देखने हैं, डॉक्टर साहब इनका काम है ये ज्यादा मूव नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे, क्लिनिक के अंदर रहेंगे। तो हम जैसे लोगों को उतनी डाइट लेनी चाहिए जितनी कि हमारी बॉडी को जरूरत है, उसके लिए कैलोरीज चार्ट मौजूद है। एक बंदा है जिसकी मूवमेंट ज्यादा है, उसे अपनी मूवमेंट के मुताबिक डाइट लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है, एक आखिरी जो बात जो रिलेटेड है टू अवर रिलीजन, कि इस्लाम सिर्फ 2 वक्त के खाने का कहता है कि आप फजर के वक्त खाएं फिर मगरिब के वक्त खाएं। आप अगर सिर्फ इस एक असूल को अपना लें, जितना मर्जी खा लें कुछ नहीं होगा। हाँ, एतदाल तो भूल चुके हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने हकीम साहब। ठीक है, कमिंग टू यू, अब मुझे बताइएगा जरा कि प्रिवेंटिव मेजर्स की हमें बात करनी है। ऐसा क्या करें कि हेपेटाइटिस हो ही ना, हम बचा सकें अपने आप को? अब हेपेटाइटिस क्योंकि मुख्तलिफ किस्मों का है, वायरल हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ए और ई जो है वो तो वाटर बॉर्न इलनेस है, यानी कि वाटर है कि हम पानी का इस्तेमाल ऐसा करें जो कि साफ़ हो। इसके अलावा और भी इकदाम आते हैं, हम बाहर का खाना ना खाएं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है फास्ट फूड का, जंक फूड का।
छोटे से बच्चों से लेके बड़ों तक सब में ये पाया जाता है और इसकी वजह से पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीजेज मतलब एक बहुत हायर रेट पर। बिल्कुल, तो एक तो ये प्रिवेंटिव मेजर है कि हम बाहर का खाना कम खाएं और इसके अलावा पानी जो है वो साफ इस्तेमाल करें। और जिस तरह बताया कि हेपेटाइटिस बी जो है और सी जो है ये तो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, नीडल्स, डॉक्टर साहब ने बताया कि टूथब्रश वगैरह जो है ये भी आपका अपना पर्सनल होना चाहिए, किसी और का इस्तेमाल ना करें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेतहाशा एहतियात की ज़रूरत है। अगर कंटेमिनेटेड नीडल होगी, कंटेमिनेटेड सिरिंज होगी तो डेफिनेटली चांसेस आर मोर टू कॉम्बैट टू कैच द वायरस। इसके अलावा एक और बात जो है वो टैटूज की जो आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर रुझान बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो पेसिंग करेंगे स्किन के अंदर उसमें भी जो इक्विपमेंट यूज हुआ है दैट कैन कैरी द वायरस ऑफ हेपेटाइटिस। अच्छा, बिल्कुल। और बाहर से खाएं पर अच्छी जगह से खाएं, ऐसे ना कहें कि बिल्कुल ही ना खाएं, बट इवन इफ यू वांट टू गो टू गुड ऑथेंटिकेटेड प्लेसेस जो जहाँ पे अच्छा खाना सफाई से सर्व किया जाता अच्छा है। ये बड़ा मुश्किल है हमसे। आपने देखा था कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत हाँ, मुतारिफ कर हुई रहे है, थे। तो देयर वर लॉट ऑफ अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम जहाँ पे भी वो सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ओके, कुछ मेरे पास टेम्पलेट्स हैं जो मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि हेपेटाइटिस बी की आम अलामात क्या हैं। ये आप जरूर देखिए और अगर ये अलामात आपके किसी जानने वाले में पाई जाती हैं तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पे डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे सबसे पहला तो ये है अलामात के भूख का ना लगना, इसको सामने लाया जाए। ठीक है, कब्ज भी रहता है हेपेटाइटिस बी के आम अलामात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थकावट का एहसास जल्द हो जाता है, आंखों में पीलाहट एक और अलामत है, और पट्ठों, जोड़ों और मैदे में दर्द का होना भी एक आम अलामत समझी जाती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी के मर्ज का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो ये कैंसर भी हो सकता है और इसकी वजह से हलाकत भी हो सकती है। आप तमाम लोग इंडोर्स करते हैं इस चीज़? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं चाहूंगी कि जोहा आप एक और सवाल हमें जरूर सवाल का जवाब दीजिए। जिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की हम बात करते हैं, चाहे वो पेट के ही मसाइल क्यों ना हो, क्या चीज ऐसी करें? क्योंकि लोग कहते हैं पानी बहुत पीना है। हकीम साहब ने कहा लिक्विडेशन, कितना पानी पीना है जोहा हमें? पानी की रिक्वायरमेंट जो है हर शख्स के लिए 6 से 8 ग्लास हैं पानी के। और इसके अलावा लेकिन अगर किसी को एडीमा का, एसाइटिस का मसला है तो हम उसकी पानी के इंटेक भी कम कर देते हैं। तो पानी हर शख्स के लिए इवन के कुछ लोगों के लिए 8 से 10 ग्लासेस भी रिकमेंडेड है कुछ डिजीजेज में। अच्छा, हाँ। क्या जूस पानी का मुतबादिल हो सकता है? जूस पानी का मुतबादिल नहीं हो सकता। हकीम साहब हो सकता है, नहीं हो सकता? नो नो, नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। चलें ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए हेपेटाइटिस सी के बारे में भी। आपने कहा हेपेटाइटिस सी कॉमन बहुत है, इसकी क्या वजह है? क्यों कॉमन है हेपेटाइटिस सी? हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, मैंने बात की पहले आपसे, इंजेक्शन का कल्चर बहुत ज्यादा है। बी और सी में क्या फर्क है फिर डॉक्टर साहब? दोनों ब्लड बोर्न वायरसेस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे रेजरवायर हेपेटाइटिस सी का बहुत ज्यादा हो गया जी। है, तो देखें वायरस तो वही स्प्रेड करेगा ना जो आपके आलात पे, हर जगह पे ब्लड जहां लगेगा। अगर हेपेटाइटिस सी ज्यादा है तो वो स्प्रेड भी वही होगा। और बाज हमारे पास पूरे के पूरे गांव जो हैं उनको हेपेटाइटिस सी है, बिकॉज वो एक ही वहाँ पे एक अताई डॉक्टर है उसके पास जाते हैं, उसने वही सिरिंज रखी हुई है, वो सबको लगा रहा है इंजेक्शन। तो मैं आई थिंक वही बात है कि हमारी थोड़ा सा हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। और आपने जहाँ कहा इसकी वजह से हम इस वक्त लिवर कैंसर बहुत देख रहे हैं। ठीक है। सब एक बात बताइए, क्या हेपेटाइटिस बहुत ही एडवांस स्टेजेस पे जाके डायग्नोस होता है? जी, हेपेटाइटिस सी का यही मसला है कि इसका पता ही नहीं चलता जब ये होता है। लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, थकावट एक सिम्टम है, और बहुत से लोग कहते हैं यार मैं आज काम ज़्यादा किया, मुझे थकावट हो गई, और भी बहुत वजूहात हैं। लोगों की स्क्रीनिंग नहीं होती। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ थकावट पे जाएं, हेप सी में सिर्फ एक सिम्टम जो मैंने पिछले 20 साल में देखा है वो थकावट, और यूके में तो बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आईवी ड्रग यूजर्स को होता है। तो वो जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो वन थिंग ही सेज, डॉक्टर आई एम रियली वेरी एनर्जेटिक, आई फील चैंपियन, सो आई एम डूइंग माई जॉब, सो यू गेट एम्प्लॉयमेंट। सो इसकी वजह पे मैं अब ये चाहूँगा कि हमें मैस लेवल पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वी हैव फ्री स्क्रीनिंग, और उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है, इंजेक्शन चलेंगे। आई ऑलवेज से कि आप 6 महीने में या साल में कम से कम एक दफा कुछ बेसिक आपके जो टेस्ट है, वाइटल्स हैं, वो जरूर कराने होंगे आपको,
जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट है, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट है, जिसमें ब्लड सीबीसी एक्स्ट्रा और काउंट शामिल हैं। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप बताइए लिवर फंक्शन टेस्ट क्या हेपेटाइटिस दिखा देता है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कितना, ये तो सस्ता टेस्ट है, कोई इतना बहुत, महंगा हाँ भी जी, नहीं। सस्ता टेस्ट है और इसमें आपके ALT, AST, लिवर तो एंजाइम सबको कराना चाहिए ना? जी सबको करवाना चाहिए, सबको। क्योंकि आपको उसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे कि ठीक। हेपेटाइटिस के कॉजेज, हमने वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस किया, हमने फैटी लिवर डिस्कस किया, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिस्कस की। कोई ड्रग अब उसके लिए अप्रूव नहीं है अभी जो कि उसको रिवर्स कर सकती है। उसके लिए वही जो हकीम साहब, मैं अपने डाइटिशियन उन्होंने कहा, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। उसके अलावा अननेसेसरी मेडिकेशन, मैं बहुत सी ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी देखता हूँ। ठीक तो है डॉक्टर साहब, इस please, पॉइंट पे प्लीज हमें बात करनी है। ये हमारी नेशनल बीमारी है हाँ। कि बीमारी को हम खुद ट्रीट करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, जिसके बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि जिगर की पेवंदकारी चूंकि अब पाकिस्तान में हो रही है, तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब हमें इस एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है कि जिगर की पेवंदकारी भी हमें करानी पड़ जाए। लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हमने ये बात की कि वाइटल्स आपको कराने हैं, यानी कि कुछ बुनियादी टेस्ट हैं जो आपको लाजमी कराने चाहिए 6 से 8 महीने में या साल में एक दफ़ा कम अज़ कम, अपना, अपने बच्चों का, अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अब पाकिस्तान में अच्छी बात है फाइनली जिगर की पेवंदकारी हो रही है, वरना तो हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता था काफ़ी मामलात में। पेवंदकारी किस स्टेज पे जाके क्यों की जाती है, कितनी एक्सपेंसिव है? टेल अस अबाउट इट। जिगर की पेवंदकारी हम उस वक्त करते हैं जब जिगर बहुत हद तक फेल हो जाता है। हमारे पास कोई स्कोरिंग सिस्टम है, उस स्कोरिंग की बेस पे हम कहते हैं कि अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो उसके लिए एज यू नो हमारे पाकिस्तान में वेस्ट में कैडावेरिक लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम होता है, यानी कि एक आदमी जिसकी डेथ वेंटिलेटर पे है, उसने इजाज़त दे दी है, उसके ऑर्गन रिट्रीव होते हैं। हमारे मुल्क में बेटा या बेटी क्लोज रिलेटिव जो है वो दे सकते हैं अपना एक जिगर का हिस्सा दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये बात ठीक है कि जो अगर आप अपने क्योंकि जिगर तो एक है, जिगर का कुछ हिस्सा डोनेट कर देते हैं तो जिगर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ग्रो कर जाता है? एग्जैक्टली, रीजनरेट कर जाता है। और आफ्टर 120 डेज 4 अल्लाह मंथ्स ताला has been so kind। एग्जैक्टली आफ्टर 120 डेज 4 मंथ्स के बाद वो लिवर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा उस बंदे का। देखें इसमें रिस्क हैं, थोड़े से रिस्क हैं डोनर के लिए, लेकिन ये पेवंदकारी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वही टीम हमारे पास लाहौर में आई है, उन्होंने ऑलरेडी मोर देन 500 ट्रांसप्लांट किए हैं वहाँ पे, और ये सेकंड शेख जायद ने भी ट्रांसप्लांट किया है, और लेकिन वो भी अब एक नया सेंटर जहाँ में पाकिस्तान क्लिनिकल लिवर इंस्टीट्यूट में हम अगले चंद महीनों में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे। एज यू नो आप मेंशन किया कि किडनी ट्रांसप्लांट तो पहले भी हो रहा है, बट आई थिंक लिवर ट्रांसप्लांट और हमें बहुत जरूरत थी, बहुत और ऐसे जरूरत कई सेंटर भी हों तो हम नहीं कर सकते। Right. सो ये लेट स्टेजेस पे होता है जब आपका कोई आपकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं, आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पेट में पानी है तो उसके लिए दवाइयाँ दे रहे हैं पानी कम करने के लिए, उसके अलावा खून की उल्टियाँ आ रही हैं तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो उस स्टेज पे हम ट्रांसप्लांट इंडिकेट करते हैं, और ये रफली 5 मिलियन इसकी एक्सपेंस है ठीक है एंड डोनर इज रिक्वायर्ड। हाय डॉक्टर साहब इतना महंगा कौन कराएगा? अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन की आपने बात की, क्विक कमेंट दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन के जो पाकिस्तान में कल्चर है माशाल्लाह से, खुद ब खुद एंटीबायोटिक्स भी हम जैसे कि हकीम साहब ने फरमाया ले लेते हैं ना, बगैर पूछे डॉक्टर से। बिल्कुल, देखिए जी ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी इज कॉमन पाकिस्तान में, ये सेल्फ मेडिकेशन का भी रिवाज है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, और हमारे मेडिकल स्टोर वाले भी दवाइयाँ दे देते हैं। तो आपको जब भी कोई बीमारी हो तो आप एक फिजिशियन के पास जाएं, एक रेलेवेंट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अगर वो आपको तजवीज़ करते हैं तो वही दवाई लें, अननेसेसरी मेडिकेशन ना लें, क्योंकि आपको इससे बाज़ दफ़ा आपको लिवर फेलियर भी में भी जा सकते हैं आप। तो खुदारा, और एंटीबायोटिक का ओवर यूज भी बहुत कॉमन है, और मैंने बहुत से केसेस एंटीबायोटिक इंड्यूस लिवर इंजरी देखी है। उसके अलावा स्टीरॉइड्स भी, एनाबॉलिक स्टीरॉइड जो कि मेरे पास पेशेंट थे इंग्लैंड में जो अपने आप को जिम में जाते हैं, अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, वो भी लिवर फेलियर का बायस बन सकते हैं। कॉज लिवर इंजरी। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगी हकीम साहब कुछ ग़िज़ाएं हैं जो कि जिगर की सफाई करने के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, मैं चाहूंगी कि आप हाँ या नहीं में जरूर जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, मुख्तसर, लेकिन वक्त की कमी है, कि वो ठीक है कि नहीं। चुकंदर को कहा जाता है कि काफी बेहतरीन ग़िज़ा है जिगर की सफाई के लिए, जिगर की सफाई के लिए। अच्छा, फूल गोभी, यस, ओके डॉक्टर साहब। हकीम साहब, शकरकंदी की वजह से भी बेहतर रहता है मामला? नो। अच्छा, शकरकंदी नहीं, लीमू, यस, लीमू का किस तरह इस्तेमाल करना है हकीम साहब?
The best use of lemon early in the morning before breakfast. You have 1 glass of light hot water, 1 tablespoon honey and 1 lemon. अच्छा, ये बेहतरीन है. अच्छा, बस एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो उसके लिए भी वो ले सकते हैं वो लोग, एसिडिटी वाले लोग? Yes. अच्छा, ठीक है. प्याज कैसे इस्तेमाल? प्याज तो वैसे होती है हमारे पास, लेकिन ओवर कुक्ड होती है जरा हर चीज. प्याज का बेस्ट वे जो यूज है वो ये है कि आप एक शीशे की बोतल के अंदर एक प्याज को काट के उसके ऊपर ग्रेप्स विनेगर डाल दें और आफ्टर 24 आवर आप उसको खोल लें और आप हर खाने में जब आप लंच लें, दोपहर का खाना लें, तो 1 चम्मच वो प्याज निकाल कर तो खाने के साथ लेना शुरू कीजिए. आप देखिएगा बहुत सारे काम होने शुरू होंगे आपके. ठीक है. सेब का इस्तेमाल कैसा है? ये बेल्सामिक विनेगर. ठीक है. सेब का इस्तेमाल? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सेब का इस्तेमाल भी ठीक है. हकीम साहब, आप बात करना चाह रहे थे एंटीबायोटिक्स की, कि एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खराब करती है मामला. एक तो एंटीबायोटिक्स पे और एक बिल्कुल शॉर्ट करूंगा बात को कि नेट के ऊपर से हम अपनी प्रॉब्लम्स के मुताबिक रेमेडी उठाते हैं और यूटिलाइज करते हैं. तो सो प्लीज जितने लोग ये हरकत करते हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं. नेट से रेमेडी मत उठाइए. जो रेमेडी देने वाला है उससे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उसने रेमेडी लिखी है, आपके सिम्टम और कॉजेज को नहीं देखा. तो ये ना कीजिए प्लीज. मुझे कह रहे हैं आप ये हकीम साहब. एंड सेकेंडली, एंटीबायोटिक्स का जितना भी इस्तेमाल है, एक बात याद रखिए, जब आप फर्स्ट टाइम लाइफ में बच्चे को भी एंटीबायोटिक्स शुरू करवाते हैं तो वो इम्यूनिटी जो वो बाय गॉड लेकर आया है तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है. तो हमारे पास तो हर डॉक्टर शुरू करा देता है न्यू बॉर्न बेबीज को एंटीबायोटिक्स. मैंने अमेरिका के अंदर ये वॉच किया है कि मेजर सर्जरीज के बाद भी एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते. बताइए जरा, हम कहाँ किन चक्रों में पड़े? हम एक नशे पे लग चुके हैं एंटीबायोटिक्स के. आप देखें, एक वक्त में हम एमॉक्सल से ठीक होते थे, हमारा बच्चा नोविडेट यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन से ठीक होता है. आने वाली जनरेशन अब जो है वो जनरेशन मॉक्सीफ्लोक्सासिन ले रही है, मॉक्सीगेट के नाम से. हम आगे से आगे चलते चले जा रहे हैं और ये रास्ता जो है ये डिजास्टर का ट्रैक जब भी तो इम्यूनिटी नहीं है. नहीं है. हम माइनर सी ठंडी हवा आई, हमें छींक आ गई. सही बात. मतलब ये हमारी हालत हो चुकी है एंटीबायोटिक्स लेकर. हम ये नहीं करते कि सर में शदीद दर्द है ना, तो आप पुदीने का कहवा ले लें और कपूर को माथे पर रगड़ें थोड़ी देर, आपकी सर दर्द ठीक हो जाएगी. नहीं, फौरन पैनाडोल, हर एक के घर में फौरन पैनाडोल. अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा अंडे कैसे? अंडे जो तो हेपेटाइटिस ए और ई है, इसमें तो एग नहीं ले सकते, लेकिन बी और सी में एग भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, खजूर, इंजीर, फिश, ये सारा कुछ बी और सी हेपेटाइटिस में ले सकते हैं. चले फिर भी, लेकिन डॉक्टर वुड टेल अस बेटर कि कितना और किस तरह. मैं चाहूंगी सर्रोसिस के बारे में भी बड़ी कोई अच्छी सी होम रेमेडी लेके हमारी डाइटिशियन यहाँ पे मौजूद है. ज़ोहा, बताइएगा. अच्छा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि काला यरकान की बात हो रही थी, उसके लिए एक होम रेमेडी ये है कि मूली के जो पत्ते हैं उनको सीव के ज़रिए उनका पानी निकाल लिया जाए, और अगर मूली के पत्तों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे भी काला यरकान कुछ अरसे में बेहतर हो जाता है. अच्छा, दूसरा आप बात कर रही थी सिरोसिस की. अच्छा, सिरोसिस जो है वो एक एडवांस स्टेज है जिसमें बीसी बिगड़ता है तो सिरोसिस होता है. जी बिल्कुल, एडवांस स्टेज है, और इसमें अगर पेशेंट आता है और कहता है कि जी आप मुझे ये डाइट प्लान दे दें ताकि मैं ठीक हो जाऊं, आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एडवांस स्टेज है और उसमें सिर्फ डाइट प्लान से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको सीख करना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए हमेशा लोगों को डॉक्टर्स, और यहाँ पे भी हम आए हैं ये मैसेज देने के लिए कि जब तक डिजीज एसिम्प्टोमेटिक है तब कोई इलाज के लिए नहीं जा रहा, लेकिन हमें रेगुलर अपने चेकअप्स करवाते जाने चाहिए. अच्छा, सिरोसिस के लिए एक होम रेमेडी ये है कि जो आपको बाकी मेडिकेशंस के साथ हेल्प कर सकती है. बिल्कुल. डू नॉट हैव टू अवॉइड द एंटायर मेडिकेशन. एग्जैक्टली. पानी बॉईल करें और उसके अंदर दालचीनी डाल दें थोड़ी सी, और 15 मिनट 20 मिनट के लिए पानी बॉईल करें और उसके अंदर दालचीनी डालें, फिर थोड़ी सी सौंफ डाल दें, और उसके बाद शहद का 1 बड़ा चम्मच उसके अंदर डालें और नींबू का रस थोड़ा सा शामिल कर लें. ये सुबह के वक्त ले लें तो इससे भी बहुत जल्द फाका होगा. थैंक यू. जी डॉक्टर साहब, यू वुड लाइक टू ऐड टू इट? जी, मिसकंसेप्शंस हैं काले यरकान के बारे में. सिरोसिस हमारी डाइटिशियन बता रही थी, हम लोगों को बताते हैं कि आप लो फैट एंड लो सॉल्ट डाइट पे नमक का कम इस्तेमाल करें और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, जो सिरोटिक्स हैं, जिनको सिरोसिस हो चुका है. उसके अलावा हम एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जिस बंदे को भी लिवर सिरोसिस होता है, जिसका जिगर ख़राब हो जाता है, उसका गोश्त बंद करवा दिया जाता है. तो
ایک ہائی کوالٹی پروٹین لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے, چاہے وہ فش لے لیں, اچھا, چاہے وہ دیسی مرغی ہو, چاہے وہ ایگز لیں, ہم 2 ایگز کی وائٹ لے سکتے ہیں مارننگ میں, پلس 100 گرام آف پروٹین, ریڈ میٹ واٹ ایم سیئنگ, اور اینی میٹ, چاہے وہ بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے, ان کو 2 بوٹیاں آدھا پاؤ سے کم کھانا چاہیے. اگر وہ نہیں کھائیں گے, ہوتا یہ ہے کہ ان کے مسلز کی ویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ان کے پٹھے ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کا پانی پھر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی ویری امپورٹنٹ ہے کہ نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ ان لیور پیشنٹ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو حمزہ, اتنا مزے کا آپ نے کر لیا ویسے اس کو, you've done everything. Everything. Thank you for having us every day. نہیں حمزہ, thank you so much, you make amazing food for us. حمزہ is a blessing to our lives and so is گل خان صاحب. گل خان صاحب بہت شکریہ, بن گیا پودینہ والا چکن, زبردست. ڈاکٹر کامران شفیق بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. حکیم محمد جہانگیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ظفر بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے نیو پاکستان دیکھا. امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے, اور اگر نہیں ہوئے تو یو کیپ واچنگ آور پروگرامز دس انٹائر ویک اینڈ آفٹر دیٹ آلسو. نیو پاکستان میں اللہ حافظ, اور اب نیوز بلیٹن ریڈی ہے.